सभी लोग चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एवरीवन प्लीज, गुड इवनिंग सुरेंद्र, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा, गुड इवनिंग पीटर, एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू? ऑडियो वीडियो क्लियर, एकदम परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग? ऑडियो वीडियो इज क्लियर, एवरीथिंग इज फाइन, वेरी गुड। हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग? सो आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम। अच्छा, थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है। चलो भाई, तो आई होप सभी लोग ठीक हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अभी हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं सर्वेइंग की। तो सर्वेइंग में जो कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, मेजरली दैट डिस्कशन वाज रिलेटेड टू द मेथड्स, दैट डिस्कशन वाज रिलेटेड टू द मेथड्स टू फाइंड आउट द रिड्यूस लेवल। रिड्यूस लेवल को फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं, उन मेथड के बारे में कल डिटेल में डिस्कशन किया गया था। तो वन मेथड वाज द HI मेथड एंड अनदर मेथड वाज द राइज एंड फॉल मेथड। तो हम लोगों ने HI मेथड का भी कंसेप्ट देखा था, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेथड, या फिर इसी को आपने बोला था लाइन ऑफ द कोलिमिनेशन मेथड, याद है? तो हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड का क्या बेसिक कंसेप्ट था, हाउ वी कैन रिकॉर्ड ऑल द रीडिंग्स। जो हमारा सर्वे वर्क था उसकी रीडिंग्स को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, फॉर्मेट क्या होता है लेवल बुक का। एंड देन वी हैव डिस्कस्ड हाउ वी कैन कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर हम इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर रहे हैं, इफ इट इज रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इंस्ट्रूमेंट, उस केस में हम न्यू एच आई को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं with the help of the previous HI. Yes. And at the last, after the calculation of the HI, we have discussed about the how we can find out the reduce level of all the given point. जो भी point हमसे जिनका भी reduce level पूछा गया था, in a tabulated form, how we can find out the all the RLs, और after finding the RLs, सभी points के जितने भी given points हैं उनके RL को find out करने के लिए is there any way to apply the check? Is there any way to apply the check? check कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए अर्थमेटिकल चेक ऑफ HI मेथड की भी बात करी थी। algebraic summation of all the back side minus algebraic summation of all the four side, it should be equal to the last RL minus first RL. Similarly, we have discussed about the rise and fall method, how we can record the reading in the rise and fall method, what was the format. Yes, so in the first column we have discussed written as station, then we have discussed the back side reading. In the next column we have represented intermediate side reading. In the next column we have represented four side reading. Here we have calculated the rise and fall. How we can calculate the rise and fall? Rise and fall को हम कैसे calculate कर सकते हैं? तो just by observing the previous station reading, previous station के comparison में next station का elevation, नेक्स्ट पॉइंट का एलिवेशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसके लिए हम लोगों ने राइज बोला था, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसके लिए हम लोगों ने फॉल बोला था। अब ये कितना राइज हो रहा है कितना फॉल हो रहा है, ये इन दो स्टेशन पे ली गई स्टाफ रीडिंग की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वंस वी हैव कैलकुलेटेड द राइज एंड फॉल, रिलेटिव राइज एंड फॉल ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट, फिर अगर मुझे कोई भी एक पॉइंट पता है तो उस पॉइंट की हेल्प, उस पॉइंट के आरएल की हेल्प से और राइज एंड फॉल का यूज करके आई कैन ऑल्सो फाइंड आउट द आरएल ऑफ द रिमेनिंग पॉइंट्स। तो अपने सर्वे वर्क के बाकी जो पॉइंट्स थे उनके आरएल को भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कहानी थी, याद आया? ये कहानी थी जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। आई हैव प्रोवाइडेड यू वन क्वेश्चन and that question you need to solve from both the methods. दोनों मेथड से, HI मेथड और राइज एंड फॉल, दोनों ही मेथड से आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और आई होप सभी लोगों ने उस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया होगा। तो क्या रिस्पॉन्स है उस क्वेश्चन का, जरा मुझे ये बता दो। आंसर भी आप वेरीफाई कर सकते हैं।
तो पहली बात तो दोनों ही मेथड से जब आपने सॉल्व किया होगा तो आरएल जो हैं पॉइंट्स के वो सेम आए होंगे, आरएल जो हैं वो पॉइंट के सेम आए होंगे। और जिस भी मेथड से, फॉर एग्जांपल अगर एचआई मेथड से सॉल्व किया था या राइज एंड फॉल मेथड से सॉल्व किया था, तो अर्थ लास्ट में अर्थमेटिकल चेक सेटिस्फाई अगर हो रहा है, इसका मतलब जो भी वैल्यूज आपने कैलकुलेट करी हैं, जो भी आंसर आपने निकाले हैं, वो बिल्कुल सही है। तो कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है चैट बॉक्स में, एक बार मुझे बता दीजिए, जिससे वो क्वेश्चन सॉल्व ना हुआ हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, हो सकता है किसी से सॉल्व ना हुआ हो, कोई दिक्कत आ रही हो तो बता देना मुझे, तो मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। सभी का सॉल्व हो गया है, सभी ने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव बात करी तुमने आज। एचआई मेथड में न्यू एचआई कैसे निकालें, अभी बता देते हैं। जब इंस्ट्रूमेंट हमारा शिफ्ट हो रहा है, जब इंस्ट्रूमेंट हमारा शिफ्ट हो रहा है, उस केस में नई एचआई कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो कुछ बच्चों को ये दिक्कत आ रही होगी, अभी बता देते हैं, दोनों केस बता देंगे। और बताओ, आई होप बाकी लोगों को भी हो सकता है कुछ डिफिकल्टी आई हो, हाउ यू कैन फाइंड आउट द न्यू एचआई। एक क्वेश्चन तो ये है, एक डाउट तो ये है कि सर जब इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो रहा है तो नई एचआई कैसे कैलकुलेट। ऑल्दो कल हम लोगों ने डिस्कस किया भी था, प्रांशु कल की क्लास में थे बेटा, तो HI2 हम लोगों ने कैलकुलेट करके रिप्रेजेंट भी किया था, हाउ वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द स्टाफ रीडिंग्स। बेटा जुबैर मुझे आंसर नहीं आते, एक बार चेक करके बता दूंगा, ठीक है। उसका क्वेश्चन का आंसर एज सच मुझे याद नहीं है। राइज एंड फॉल वाले में प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा, कैसा प्रॉब्लम हो रहा है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम हो रहा है या सॉल्व करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। कंसेप्ट लैक हो रहा है कि भाई कैसे क्या करना है यही नहीं समझ में आ रहा है, या फिर जब उसको सॉल्व कर रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू द HI मेथड। क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा सिया, आप बता देना। ठीक है चलो, तो मैं, आप बताओ फिर मैं उसको भी आंसर कर देता हूँ। और आज की क्लास में जो हम लोग मेन डिस्कशन करने वाले हैं, ये मान के चलो ये जो क्लास है बेटा, यहाँ से 2 नंबर का बहुत फ्रिक्वेंट सवाल, दोनों ही टॉपिक, 2-3 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे आज, 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से जनरली गेट में आपके 2 नंबर का सवाल बनता है, और तीनों ही टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। फॉर्मूले से जो आता है बट समझ में नहीं आया HI, ठीक है बता देंगे, अभी बता देंगे। सर PYQ देखिए, बच्चों को खेलने लग, बच्चों के खिलौने लग रहे थे, अच्छा ठीक है, आ जाएगा आ जाएगा, वर्नियर स्केल, डोंट वरी, आ जाएगा। वर्नियर स्केल की भी बात कर लेंगे, याद है मुझे, चिंता मत करो, याद है, याद है। चलें आगे। तो एज सच गेट में वर्नियर स्केल का कोई सवाल नहीं आया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इन द गेट एग्जाम दे हैव नॉट आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द वर्नियर स्केल। सॉल्व में टाइम लग रहा है बेटा, उसका सिर्फ एक तरीका है कि थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस करिए। राइज एंड फॉल निकालना आ गया कि नहीं, राइज एंड फॉल निकालना आ गया कि नहीं। मेन प्रॉब्लम है, अगर डिफरेंस की बात करें HI और राइज एंड फॉल मेथड में, क्या है, ठीक है, कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द राइज एंड फॉल मेथड। सर एंगल का आंसर, ये क्या पूछ रहे हो भाई, सर एंगल का आंसर, कौन से एंगल का आंसर, अच्छा वो जो निकाल लेना यार, टोटल डिस्टेंस आई थिंक 330 मीटर होगी। ये टॉपिक कवर करेंगे, इन्वर्टेड स्टाफ, रेसिप्रोकल लेवलिंग और सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब। कल वाला जो सवाल था, आई थिंक उसमें टोटल डिस्टेंस 330 मीटर आ रही थी, क्या कंफर्म करना, ठीक है। 330 मीटर टोटल डिस्टेंस, क्या हर 30 मीटर की रीडिंग पे आपने स्टाफ रीडिंग ली थी, हर 30 मीटर की डिस्टेंस में आपने स्टाफ रीडिंग ली थी, ऐसा सवाल में बोला गया था। ये मान लो आपका, लेट्स से दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, और समवेयर हेयर मान लो ये लास्ट पॉइंट है। एक बार जरा मुझे फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट का RL बता देना, एक बार जरा मुझे फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट का RL बता देना, एक बार मुझे जरा फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट का RL बता देना, कितना कैलकुलेट किया आपने। तो आई थिंक फर्स्ट पॉइंट का RL तो दे रखा गया था, फर्स्ट पॉइंट का जो RL था दैट वाज गिवन इन द क्वेश्चन, जस्ट टेल मी द वैल्यू, जस्ट टेल मी द वैल्यू।
चैट बॉक्स में पहले और लास्ट पॉइंट का आरएल बता दो। ग्राउंड हमारा कंटिन्यूअसली स्लोपिंग था, तो इस तरीके से जो लास्ट पॉइंट होगा वो लोअर एलिवेशन पे होगा एज कंपेयर टू द फर्स्ट पॉइंट। 180.750 और लास्ट पॉइंट का आरएल कितना आ रहा है? लास्ट पॉइंट का आरएल आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा, उसकी वैल्यू बता दीजिए। लास्ट पॉइंट का आरएल आपने कैलकुलेट किया होगा, उसकी वैल्यू बता दीजिए। 173.985, 173.985। तो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? तो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 180.750 माइनस 173.985, जो भी वैल्यू आ जाएगी। तो आई कैन राइट दिस थीटा विल बी इक्वल टू, this value is going to be 180.750 minus 173.985 divide by this distance is going to be 330। तो 1 in n के फॉर्म में आप अपने स्लोप को रिप्रेजेंट कर दीजिए। क्या दिक्कत है? सॉल्व करके आंसर ही निकाल दें क्या? तो 180.750 माइनस 173.985, ये 6.765 आ रहा है। 330 डिवाइड बाई आंसर, तो ये 1 इन n के फॉर्म में आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 48.78। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। लो यार, अब तुमने वैल्यू चेंज कर दी, अब वैल्यू चेंज कर दी। चलो कोई बात नहीं, कंसेप्ट समझ में आ गया। जो वैल्यू सही है उसके बेसिस पे अगर हम सॉल्व कर लेंगे, आई थिंक पहले आप लोगों ने ये वैल्यू बताई थी, इसके बेसिस पे मैंने सॉल्व कर दिया है। तो यू कैन टेक द अनदर वैल्यू, अगर कोई और वैल्यू है तो उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। और इन दिस वे सिंपली यू कैन रिप्रेजेंट स्लोप को हम थीटा के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 इन n के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 10 थीटा के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने स्लोप को 1 इन n के फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है? चलिए, तो एक बच्चे को आ रहा था कैलकुलेशन ऑफ एचआई में दिक्कत। चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं कि सर जरा एक बार एचआई को कैलकुलेट करना फिर से बताइए। तो इसके दो केस ले लेता हूँ, दो ही केस हैं, दोनों केस आप समझ लो तो सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। जैसे ग्राउंड आपका क्या है, ग्राउंड या इस तरीके का है, कंटिन्यूअसली स्लोपिंग ग्राउंड है या फिर कंटिन्यूअसली राइजिंग ग्राउंड है। मान लो आपने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ कहीं पे रखा, इनिशियली आपने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर कहीं रखा, इसकी लेवल को आप बोल लो HI1, ठीक है? इसके लेवल को आप बोल लो HI1, ध्यान से समझना। तो आपने एक रीडिंग तो ले ली बैक साइड में, तो मान लो ये P पॉइंट था जो कि बेंचमार्क था, तो एक रीडिंग आपने ले ली, ये हो गई बैक साइड रीडिंग। इसके बाद आपने इसको, चलो वैल्यू ले लेते हैं, इसको आपने बोल दिया H1, ये H2 ले ली, ये H3 ले ली लेट्स से। फिर आपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया, देन यू हैव शिफ्टेड द इंस्ट्रूमेंट, और ये अब आपकी नई HI आ गई, ये HI2 हो गई, और ये एक रीडिंग आपने ले ली H4, सिमिलरली ये H5 ले ली एंड सो ऑन, ये H6 ले ली। ये सर्वे वर्क कर लिया, ठीक है भाई? चलो पहले एक की केस यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। अब इस केस में दोनों HI में निकाल को दिखाता हूँ। तो मैं लिखता हूँ HI1 जो होगा ये होगा RL ऑफ पॉइंट P, क्योंकि ये पॉइंट P है जो हमारा बेंचमार्क है। तो RL ऑफ द पॉइंट P में अगर ये बैक साइड रीडिंग जो है जो कि H1 है, उसको अगर ऐड कर दें तो HI1 पता चल जाएगा। सभी लोग देख के बताइए यस और नो। अगर मुझे हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पहले पोजीशन पे जहां पर हमने इंस्ट्रूमेंट को रखा है उसकी इंस्ट्रूमेंट की हाइट निकालनी है, तो दैट विल बी सिंपली RL ऑफ द बेंचमार्क प्लस बैक साइड रीडिंग ऑन द बेंचमार्क। नोटेशंस भी लिख दिए हैं मैंने, वैल्यू जो दी है वो भी लिख दिया है। चलिए, अब अगर मैं निकालना चाह रहा हूं HI2, जरा डायग्राम को ध्यान से देखो। HI2 क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं HI2 विल बी इक्वल टू HI1। HI1 में से अगर मैं माइनस कर दूं, इसको तुम्हें समझाने के लिए मैं ये वैल्यू को बोल दे रहा हूं x। HI1 और माइनस x कर दूं तो क्या HI2 पता चल जाएगी? भैया RL मीन सी लेवल से ही हो रहे हैं सुरेंद्र, बिल्कुल RL का मतलब ही है कि रेफरेंस मीन सी लेवल है।
RL का मतलब ये है कि रेफरेंस मीन सी लेवल है। इंस्ट्रूमेंट की जो आप हाइट निकाल रहे हैं वो भी आप मीन सी लेवल से ही निकाल रहे हैं। तो भैया क्या मैं HI2 को यहाँ पर HI1 माइनस एक्स लिख सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वी आर कैलकुलेटिंग फ्रॉम द RL, फ्रॉम द मीन सी लेवल ओनली। तो भैया एक बात बताओ मुझे, अगर अगर मैं ध्यान से देखूं इस डायग्राम को तो मैं बोल सकता हूं H3 जो है वो फोर साइड रीडिंग है और H4 जो है वो बैक साइड रीडिंग है। प्रीवियस स्टेशन से प्रीवियस लोकेशन से ली गई ये फोर साइड रीडिंग H3 है। नेक्स्ट जब आपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया है तो इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने के बाद जो पहली रीडिंग इसी स्टेशन पे ली गई है, इसी स्टाफ पे ली गई है, दैट इज H4, वो बैक साइड है। तो भैया क्या मैं लिख सकता हूं ये x जो होगा ये कुछ और नहीं होगा, ये H3 माइनस H4 होगा? जल्दी बोलो हाँ या ना, देख लो आराम से। मतलब फोर साइड और बैक साइड रीडिंग की हेल्प से क्या हम ये डिफरेंस x निकाल सकते हैं? फोर साइड रीडिंग फ्रॉम द प्रीवियस स्टेशन एंड बैक साइड रीडिंग फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेशन, क्या इन दोनों रीडिंग्स की हेल्प से हम इन दोनों HI के बीच के गैप की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं? एंड वंस वी नो द वैल्यू ऑफ दिस x, एक बार जब हमें इस x की वैल्यू पता चल जाएगी तो HI2 विल बी इक्वल टू HI1 माइनस एक्स, HI2 विल बी इक्वल टू HI1 माइनस एक्स। बोलो हाँ या ना। HI2 विल बी इक्वल टू HI1 माइनस एक्स। कोई तकलीफ किसी को? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? बोलो बेटा। जरूरी नहीं है कि सर हालात हमेशा ऐसे हों। चलिए सर दूसरा हालात लीजिए। मान लो ग्राउंड जो है वो इस तरीके का है, पहले आपने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे रखा, तो लेट्स से दिस इज योर HI1। तो ये मान लो बेंचमार्क था, P पॉइंट था। एक यहाँ पर आपने रीडिंग ले ली H1 और ये रीडिंग ले ली फॉर एग्जांपल H2। और फिर आपने क्या करा, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया, फिर आपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया। नाउ दिस इज योर HI2 और वन मोर रीडिंग यू हैव टेकन हेयर दैट इज H3, और ये H4 ले ली और ये H5 ले ली, सो ऑन। ऐसे भी तो हालात हो सकते हैं। चलो इस केस में भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो इस केस में अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ HI1, तो आप लिखेंगे RL ऑफ पॉइंट P, RL ऑफ पॉइंट P जो कि बेंचमार्क है प्लस उसमें बैक साइड रीडिंग को अगर ऐड कर दें जो कि H1 है तो HI1 पता चल जाएगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। बोलो HI1 निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? HI1 निकालने में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट HI तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। फर्स्ट HI वी कैन कैलकुलेट वेरी इजिली, यस और नो? फर्स्ट HI वी कैन कैलकुलेट वेरी इजिली इन दिस वे। देख लो आपके सामने सारी सिचुएशन है, द एंटायर सिचुएशन इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन क्रॉस चेक ऑल द कंसेप्ट। सभी चीजों को आप चेक भी कर सकते हैं। क्लियर है ये बात सभी को बेटा? मुद्दा ये है कि अब यहां पर अगर हम HI2 निकालना चाह रहे हैं तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, HI2 विल बी इक्वल टू HI1 प्लस एक्स, और अब मैं इस डिस्टेंस को बोल रहा हूं x। जल्दी बोलो। वो तो डिपेंड करेगा ना कि अब आपका ग्राउंड राइजिंग है, अब आपका ग्राउंड फॉलिंग है, यस और नो? वो तो डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर क्या एलिवेशन इंक्रीज कर रहा, नेक्स्ट पोजीशन जो है इंस्ट्रूमेंट की वो प्रीवियस स्टेशन से आपने प्रीवियस लोकेशन से हायर लोकेशन पे रखा है। अगर इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन और 1 और 2 को कंपेयर करें इस सिचुएशन में, इस एग्जांपल में, तो साफ साफ ये दिख रहा है कि द पॉइंट ऑफ द लोकेशन 2 विल बी द RL ऑफ द स्टेशन 2 विल बी मोर देन द RL ऑफ द स्टेशन 1। अब यहां पर ये x क्या हो जाएगा, ये x विल बी नथिंग बट, अब मैं बोलूंगा नेक्स्ट स्टेशन से जो बैक साइड ली है माइनस प्रीवियस स्टेशन से जो फोर साइड ली है, मतलब ये H3 माइनस H2 कर दें तो क्या ये x पता चल जाएगा? तो क्या ये x पता चल जाएगा, यस और नो? तो देख लो जैसी सिचुएशन होगी उसके बेसिस पे इस डिफरेंस को प्रीवियस HI से प्लस या माइनस करके डिपेंडिंग अपॉन द
डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द लेवल इंस्ट्रूमेंट वी कैन फाइंड आउट द नेक्स्ट एचआई। और भैया जब आप इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर रहे हैं तो प्रीवियस स्टेशन पे रीडिंग ले ही इसीलिए रहे थे हम लोग, अदरवाइज जो सर्वे वर्क कनेक्टेड कैसे रहेगा। एक स्टेशन से 5 रीडिंग ले ली हैं, अब छठवीं रीडिंग का 5वीं रीडिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया फिर 5 रीडिंग ले ली, अगली बार इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया फिर 5 रीडिंग ले ली, तो भैया इन सभी रीडिंग्स को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो जस्ट टू इस्टेब्लिश द कनेक्टिविटी, ये जितना भी सर्वे वर्क था इसकी कनेक्टिविटी को इस्टेब्लिश करने के लिए ही हम जब कभी भी इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर रहे थे तो पहली रीडिंग हम प्रीवियस स्टेशन पे ही ले रहे थे, याद है। whenever we have shifted the instrument we have taken the first reading on the previous point only। तभी तो प्रीवियस पॉइंट पे आपको 2 रीडिंग मिल रही थी, लास्ट इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन से 4 साइड रीडिंग मिल रही थी और नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन से बैक साइड मिल रही थी। देन देयर विल बी द कनेक्टिविटी। यस और नो? आई थिंक ये दोनों केस अगर आप समझ गए हैं तो अब एचआई निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरली मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप फॉर्मूले याद करें, जो भी वैल्यू ज्यादा है उसमें से कम वैल्यू को घटा दो, डिफरेंस पता चल जाएगा। फोर साइड अगर ज्यादा आ रही इसका मतलब ये पहली वाली सिचुएशन है, देखो फोर साइड ज्यादा आ रही बैक साइड कम आ रही। जैसा आप देखते थे ना, मान लो स्टेशन नंबर 4 है तो स्टेशन नंबर 4 पे आपने कल रीडिंग को रिप्रेजेंट किया था कि ये बैक साइड थी, इंटरमीडिएट साइड थी, फोर साइड थी। ये 0.625 है, नो इंटरमीडिएट साइड 1.225 है। अब इन रीडिंग को देखकर आपको पता चल जाएगा, जैसे यहां पर मुझे x निकालना है तो x होगा 1.225 माइनस 0.625। फोर साइड रीडिंग ज्यादा है, बैक साइड रीडिंग कम है, इसका मतलब ये वाली सिचुएशन है, ग्राउंड स्लोपिंग है। नया जो इंस्ट्रूमेंट आपने रखा है वो लोअर एलिवेशन पे रखा है, समझ रहे हो। और अगर सेम सिचुएशन यहां पर देखो, मान लो कोई स्टेशन है, मान लो कोई स्टेशन है 5 स्टेशन 5। अब यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड। अब यहां पर रीडिंग मिल रही 1.5 और यहां पर रीडिंग मिल रही 0.5। यही सिचुएशन है क्या? इस स्टेशन पे देखो बैक साइड रीडिंग ज्यादा मिल रही है और फोर साइड रीडिंग कम मिल रही। इन दोनों के डिफरेंस से आप सिंपली बता दोगे x की वैल्यू होगी 1.0। अब अगर लोअर एलिवेशन में है न्यू एचआई तो माइनस कर दीजिए प्रीवियस एचआई से इस x को। अगर आप इंस्ट्रूमेंट को हायर एलिवेशन पे शिफ्ट कर रहे हैं तो प्रीवियस एचआई में इस x को ऐड कर दीजिए। तो एज सच कोई फॉर्मूले की जरूरत तो नहीं है मेरे हिसाब से। एज सच देयर इज नो नीड टू रिमेंबर एनी फॉर्मूला वंस वी हैव कंसेप्चुअल क्लियरिटी। तो मैंने कहीं पे भी अभी तक फॉर्मूले आपको रिकमेंड नहीं किए हैं कि प्लस एच आई माइनस एच आई प्लस बैक साइड माइनस फोर साइड, वो सही नहीं लगता मुझे। बता दो अगर एक बार सभी लोग यहाँ तक का डिस्कशन क्लियर हो। Everyone please confirm in the chat box beta if the entire discussion till now is clear to everyone। Everyone please confirm in the chat box beta if the entire discussion till now is clear to everyone। अगर यहाँ तक की सभी बातें सभी को बढ़िया तरीके से क्लियर हैं तो एक बार चैट बॉक्स में बता दो। If the entire discussion till now is clear to everyone please confirm in the chat box। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? जल्दी बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई। अगर कोई दिक्कत नहीं तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो कैन वी मूव फर्दर। बेटा डिपेंड करेगा डेटा क्या है प्रांशु, डिपेंड करेगा डेटा। हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द बेंचमार्क। अरे मेरे लाल, बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में ही तुमने HI1 निकाली और HI1 के रिस्पेक्ट में ही तो HI2 निकाल लो। तो HI2 भी तो आप बेंचमार्क के रेफरेंस से ही डिफाइन कर रहे हैं ना। बताओ प्रांशु, बताओ मेरे लाल, HI1 किसके रिस्पेक्ट में निकाली थी आपने? HI1 यू हैव कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द बेंचमार्क, HI2 किसके रिस्पेक्ट में निकाल लो। अरे दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, हैं? ऐसा कुछ होता है ना।
नहीं, इसमें तो उल्टा होता है ना, रेफरेंस तो सेम ही है ना, रेफरेंस तो सेम ही है ना। समझ गए प्रांशु भाई? तो एक रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ही चल रहे हैं हम लोग। चलें फिर आगे बातचीत करी जाए। अगर यहां तक की बातचीत क्लियर हो गई है तो आप बहुत बेहतरीन सा कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगेन सर, अब जो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, क्या इसमें कोई फॉर्मूला लगेगा? कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगला जो कंसेप्ट आप पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे पहली बात तो क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एज वेल एज इट इज वेरी फ्रिक्वेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और साथ साथ आपके एग्जाम में, स्पेशली गेट में, या गेट बोल दो, ईएससी बोल दो, स्टेट एईजेई बोल दो, जहां जहां भी सर्वेइंग के सवाल आते हैं, वहां वहां से इस टॉपिक से सवाल हमें जरूर देखने को मिलता है। एंड दैट टॉपिक इज द, इतना प्यारा सा टॉपिक है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड स्टाफ। इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ द इन्वर्टेड स्टाफ। समझते हैं? तो अभी एक कोई बच्चा था, उसने 2 बार ऊपर पूछा कि कभी कभी रीडिंग माइनस में दी रहती है, तो क्या उसको हम एज इट इज यूज कर लें। 2 बार कमेंट किया था, दोनों बार मैंने आंसर नहीं किया उस समय, जब मैं लास्ट टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा था एचआई का। तो जिसका भी डाउट होगा वो शायद रिलेट कर पाएगा। 2 बार एक कमेंट आया था, तो बेटा इसीलिए नहीं बता रहे थे क्योंकि अगला टॉपिक वही है। ठीक है? तो जब कभी भी ऐसा हुआ करे, आपको लग रहा है कि मैं सही चीज पूछ रहा हूँ, टेक्निकल चीज पूछ रहा हूँ, कंसेप्चुअल चीज पूछ रहा हूँ, और उस समय अगर नहीं आंसर की जा रही, इसका मतलब वो डिस्कशन का पार्ट है, वो आने वाली है, थोड़ा सा वेट कर लो। किसी ने पूछा था ना 2 बार, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सर ने कमेंट देखा नहीं क्या। किसी ने पूछा था, मैं बताता हूँ। बलजीत। हाँ भाई, बलजीत भाई ने 2 बार सवाल पूछा था कि अगर निगेटिव साइन दिया गया है तो क्या उस रीडिंग को निगेटिव साइन के साथ ही यूज कर लें, ऐसा कुछ डाउट था। चलो बेटा समझो कंसेप्ट ऑफ द इन्वर्टेड स्टाफ। अगर आप कहीं देखते हो कि एक इंसान जो है वो इस पोजीशन में खड़ा है, मान लो ये आपकी अर्थ सरफेस है, ये आपकी अर्थ सरफेस है, ये आपकी अर्थ सरफेस है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी इन्वर्टेड स्टाफ का कंसेप्ट बता रहे हैं, सारे सवाल को निपटा देना। ठीक है, सारे सवाल को निपटा देना, कोई दिक्कत नहीं। चलें? देखो, तो अगर कोई इंसान ऐसे खड़ा हुआ है तो हम कैसे बोलेंगे, इसकी स्टैंडिंग पोजीशन को कैसे डिफाइन करोगे? इसकी स्टैंडिंग पोजीशन को कैसे डिफाइन करोगे? अरे भैया, ऐसी सिचुएशन को हम सीधे बोलेंगे कि जो भी बंदा है तो वो नॉर्मल पोजीशन में खड़ा हुआ है, और क्या है, यही तो बोलेंगे। इसी को तो हम लोगों ने नॉर्मल डिफाइन कर रखा है। यस और नो? अरे जैसे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ आपके सामने, आप हैं, ये सब अभी हम लोग, मैं नॉर्मल पोजीशन में स्टैंड कर रहा हूँ ना। अब आप एकदम से मुझे देखें थोड़ी देर बाद, और मैं आपको इसी फ्लोर में कुछ इस तरीके से खड़ा हुआ मिलूं, अब क्या है ये? अरे हिंदी में तो यही बोलेंगे सर, उल्टा काहे खड़े हो। इसको बोलते हैं सीधे खड़े हैं, इसको बोलते हैं उल्टा खड़े हैं। यही बोलोगे ना सर, उल्टा क्यों खड़े, हेड नीचे है पैर ऊपर, ये क्या कहानी है? सर आपका ऊपर नीचे है, पैर ऊपर है, इसका मतलब इन्वर्टेड। अरे रेसिप्रोकल कहाँ से आ गया, हद है यार। जबरदस्ती ज्ञान लगाना है क्या बीच में? हाँ, क्या होता है रेसिप्रोकल? क्या होता है हमें नहीं पता भाई, यहाँ सीधा उल्टा की बात चल रही है, रेसिप्रोकल की बात कर रहे हो तुम। रुक जाओ, थम जाओ, धैर्य रखो थोड़ा सा। तो ऐसी पोजीशन को हम नॉर्मल बोल सकते हैं, ये ऐसी पोजीशन को हम, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो इन्वर्टेड पोजीशन बोल दें, ऐसी पोजीशन को हम उल्टा या इन्वर्टेड बोल दें। चलो, हमने एक इंस्ट्रूमेंट देखा था, याद है? मान लो इस अर्थ के ये अर्थ सरफेस है, यहां पर मैंने स्टाफ को रखा 0 1 2 3 4। इस तरीके से जब हम नीचे से ऊपर मूव कर रहे हैं तो रीडिंग इंक्रीज कर रही है,
कहीं पे ऐसे स्टाफ रखा हुआ है, तो स्टाफ की इस पोजीशन को डिफाइन कर सकते हो क्या? कहीं पे ऐसे स्टाफ रखा हुआ है, तो स्टाफ की इस पोजीशन को डिफाइन कर सकते हो क्या? बोलो हाँ या ना। हाँ, नॉर्मल पोजीशन में स्टाफ रखा हुआ है, नॉर्मल पोजीशन पे स्टाफ। अब मान लो रेफरेंस हमारा ये है और हमने ये स्टाफ इस तरीके से लगा दिया, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। रेफरेंस के नीचे जाने पे रीडिंग इंक्रीज कर रही है, यहाँ पर रेफरेंस के ऊपर जाने पे रीडिंग इंक्रीज कर रही थी, यहाँ पर रेफरेंस से जब हम नीचे मूव कर रहे हैं तो रीडिंग इंक्रीज कर रही है। तो जैसे मान लो एक अभी ये स्टाफ आपने रूम के फ्लोर पे रखा था, अब आपने ये स्टाफ छत में लगा दिया, सीलिंग में आपने टच करते हुए ऐसे स्टाफ लगा दिया, समझ रहे हो? तो क्या इसको बोल सकते हैं ये स्टाफ की इन्वर्टेड पोजीशन है? अब समस्या वही है कि हमें हो जाता है कंफ्यूजन बहुत जल्दी, हमें हो जाता है बहुत कंफ्यूजन, और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो गया तो उस अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब कोई बच्चा सर्वे करने गया, उसने सर्वे करा, उसने सर्वे करने के लिए मान लो किसी को एक्सटेंड कर देते हैं, उसने सर्वे करने के लिए अपने लेवल इंस्ट्रूमेंट को कहीं पे रखा इस तरीके से, और उसने एक रीडिंग मुझे बताई, उसने एक रीडिंग मुझे बताई, फॉर एग्जांपल रीडिंग यहाँ पर चलो 4 आ रही तो यहीं पे भी 4 ही ले लो। तो मान लो उसने बोला सर स्टाफ रीडिंग आ रही 4 मीटर, उसने बोला सर स्टाफ रीडिंग आ रही 4 मीटर। केवल अगर वो मुझे स्टाफ रीडिंग का मैग्नीट्यूड बताएगा तो मुझे क्या पता चल पाएगा कि वो 4 मीटर की रीडिंग आपने नॉर्मल स्टाफ में ली है या इन्वर्टेड स्टाफ में ली है? बताओ। अगर उसने बोला कि सर स्टाफ में रीडिंग आ रही 4 मीटर की, अगर स्टाफ में रीडिंग आ रही है 4 मीटर की, तो केवल इस मैग्नीट्यूड के बेसिस पे मुझे कैसे पता चलेगा कि दिस 4 मीटर रीडिंग यू हैव टेकन ऑन द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द स्टाफ और ऑन द इन्वर्टेड पोजीशन ऑफ द स्टाफ? देखो मान लो यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, अब हमें तो नहीं पता चलेगा। तो अपनी सहूलियत के लिए नॉर्मल पोजीशन पे जो रीडिंग लेते हैं उनको हम लोग पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इन्वर्टेड स्टाफ में जो रीडिंग लेते हैं उनको हम लोग निगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल कोई सर्वे वर्क दिया गया कि भैया ये स्टाफ रीडिंग ली गई हैं, ये स्टाफ रीडिंग्स ली गई हैं एक सर्वे वर्क में 0.625, 0.927, 0.243, माइनस का 2.370, 1.540 एंड सो ऑन। तो अब मुझे क्या इन स्टाफ रीडिंग को देखकर ही ये पता चल जा रहा है कि कौन सी रीडिंग नॉर्मल पोजीशन ऑफ स्टाफ में ली गई है और कौन सी रीडिंग इन्वर्टेड पोजीशन ऑफ स्टाफ में ली गई है? इसलिए हम लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए प्लस और माइनस का यूज कर लिया था। कोई नाराजगी? तो अब आप इन रीडिंग्स को देखकर, इन साइन को देखकर ही बता सकते हैं कि दिस रीडिंग वी मस्ट हैव टेकन ऑन द इन्वर्टेड स्टाफ, दिस रीडिंग वी मस्ट हैव टेकन ऑन द इन्वर्टेड स्टाफ। तो अब एक बात यहां पर ध्यान देना, सवाल जो पूछेगा उसको ये बताना पड़ेगा कि रीडिंग, सवाल जो पूछेगा उसको ये बताना पड़ेगा कि स्टाफ रीडिंग नॉर्मल स्टाफ में ली गई है या इन्वर्टेड स्टाफ में ली गई है। तो उसके दो तरीके हैं। अब एग्जामिनर के पास भी चॉइस है ना भाई, एग्जामिनर के पास दो ऑप्शन है, या तो वो खुल के बता देगा कि 2.370 रीडिंग दैट वी हैव टेकन ऑन द इन्वर्टेड स्टाफ, लैंग्वेज के फॉर्म में। तो सवाल में या तो इन्वर्टेड वर्ड लिखा होगा या तो माइनस लिखा होगा, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है कि दिस, ये प्लस और माइनस केवल यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस पोजीशन पे आपने स्टाफ रीडिंग ली है, दैट्स इट। वो इन्वर्टेड लिख के भी आपको बता सकते हैं, नहीं मन है इन्वर्टेड लिखने का तो स्टाफ रीडिंग के आगे माइनस लिख के दे देंगे, तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये रीडिंग जो ली गई है दैट इज ऑन द इन्वर्टेड स्टाफ। क्लियर है बात सभी को? क्लियर है सभी को? इन्वर्टेड स्टाफ पढ़ लो तो सबसे पहले ये तो पता चले कि इन्वर्टेड स्टाफ की रीडिंग हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे।
अब सर ऐसा जीवन में क्या हो गया, ऐसी क्या दिक्कत आ गई, ऐसी क्या परेशानी आ गई कि हम इन्वर्टेड पोजीशन पे स्टाफ को रख रहे हैं? और एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, और एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। तुम अभी आई होप सभी लोग कहीं ना कहीं एक रूम पे ही बैठे होगे। देखो जरा, कंफर्म करो, घर के रूम पे होगे, हॉस्टल के रूम पे होगे तो रूम पे ही, लाइब्रेरी में होगे, कहीं ना कहीं तो बैठे ही होगे। देखो, रूम पे ऊपर एक फैन लगा हुआ दिख रहा है क्या? जरूरी नहीं कि उसमें चार पंखे ही हों, हो सकता है तीन पंखे हों। रूम पे देखो ऊपर, सबको पंखा दिख रहा है क्या? जहां पे भी आप बैठे हुए हो वहां पर पंखा दिख रहा है क्या? देखो भाई, अरे इतनी कठिन बात थोड़ा पूछ रहा हूँ। और जहां पे भी रूम पे तुम हो वहां पर तुम्हें उसका फ्लोर भी दिख रहा होगा, तुम्हें उस रूम का फ्लोर भी दिख रहा होगा, और तुम्हें उस रूम का सीलिंग भी दिख रहा होगा। तुम्हें उस रूम की सीलिंग भी दिख रही होगी जहां पर एक पंखा भी लगा हुआ दिख रहा है। सर्वेइंग पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते दिमाग में ख्याल आ गया यार। सर्वेइंग पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते सवाल दिमाग में ख्याल आ गया। ख्याल बहुत सिंपल सा था। ख्याल बहुत सिंपल सा था कि ये पंखे का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट दिख रहा है, पंखे का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट दिख रहा है, मान लो ये पॉइंट है ए। अब मेरे मन में विचार आ गया कि मैं जानना चाह रहा हूं व्हाट विल बी द आरएल ऑफ पॉइंट ए। बहुत दिनों से लेवलिंग की बात कर रहे थे, अब एकदम से जज्बात जग गए यार, कि ये पंखे का जो बॉटम वाला पॉइंट है, लोएस्ट वाला पॉइंट है, इस पॉइंट का आरएल कितना होगा? और लो, क्या करोगे? पंखे का जो लोएस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट का आरएल कितना होगा? क्या करा जाए? तो अब जब आपको अगर आरएल निकालना, तो हमें तो पता ही लेवलिंग करना पड़ेगा। ये तो सर्वेइंग में पढ़ ही लिया था कि अगर आप किसी भी पॉइंट का आरएल डिफाइन करना चाह रहे हैं तो हमें लेवलिंग करनी पड़ेगी। मानते हो कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। और लेवलिंग करने के लिए एक लेवल इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और एक स्टाफ चाहिए, और साथ साथ एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिसकी पोजीशन आपको पता हो। मान लो किसी भी तरीके से एज्यूम कर लो, किसी भी तरीके से एक फ्लोर पे जो पॉइंट है वो पी पॉइंट है, और इसको मैंने बोल दिया बेंचमार्क। ये बेंचमार्क है, मतलब इसकी पोजीशन मुझे पता है। अरे कुछ नहीं, मैं गया, सर्वेइंग के दो इंस्ट्रूमेंट थे, दोनों को उठा के लाया। ये मैं ले आया लेवल इंस्ट्रूमेंट, ये मैं ले आया लेवल इंस्ट्रूमेंट। और बेंचमार्क में पहली रीडिंग तो भैया बेंचमार्क में ही लेंगे ना, तो ये हो गई बैक साइड रीडिंग। पहली रीडिंग H1 हमने ले ली बेंचमार्क में, और ये हो गई बैक साइड रीडिंग। अब लेकिन ए पॉइंट का, अब जिस पॉइंट का आपको आरएल फाइंड आउट करना है वहां पर तो स्टाफ रीडिंग लेनी पड़ेगी ना। जिस पॉइंट का भी आपको आरएल फाइंड आउट करना है, आरएल कैसे फाइंड आउट करते थे? विद द हेल्प ऑफ द स्टाफ रीडिंग। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में मुझे स्टाफ रीडिंग पता होनी चाहिए, तभी तो एचआई मेथड लगा के, राइज एंड फॉल मेथड लगा के, कुछ ना कुछ लगा के, स्टाफ रीडिंग की हेल्प से ही तो हम आरएल बता पाएंगे। अब अगर आपको इस ए पॉइंट पे रीडिंग लेनी है, स्टाफ रीडिंग, तो क्या करोगे? क्या करोगे? करके दिखाएं? जादू देखोगे? तुम यार पिटाई करवाओगे घर वालों से, और कुछ नहीं। घर वाले कहते हैं तुम पढ़ाते हो ऊपर की, करते क्या हो, तो फैला के रख देते हो। चलो पिट लेंगे तुम्हारे लिए, और क्या करें। ये लो भाई, तो मान लो ये स्टाफ था, दिख रहा है। पहले हमने स्टाफ को ऐसे रखा था, ग्राउंड पे, फ्लोर पे, और रीडिंग ले ली थी। अब जब हमें ऊपर पंखे के नीचे स्टाफ को ऐसे टच करा देंगे, हम्म, वैसे ही अंधे हो गए और आंख में ही गिर रहा है।
देखो, तो भैया जिस भी पॉइंट में हमें चाहिए था उस पॉइंट में स्टाफ को ऐसे पकड़ के खड़े हो जाएंगे। और मान लो तुम सर्वेयर हो, देखो स्टाफ में एक रीडिंग ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे? अरे देखो यार, कुछ हाँ ना बोलो ना, ऐसा ही तो स्टाफ होता है। तुमने ये जो अभी दूसरी रीडिंग ली है मेरे भाई, तुम्हें नहीं लगता है इसके लिए आपने स्टाफ को इन्वर्टेड पोजीशन पे प्लेस किया है? अरे माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं है, माइनस प्लस का जो मतलब था वो बता दिया बलजीत भाई। अभी देखो सुनो तो ध्यान से, कंसेप्ट कंप्लीट तो करने दो मुझे। माइनस प्लस से बस ये मजा पता चल रहा था कि स्टाफ नॉर्मल है या इन्वर्टेड है। देखो अभी, चलो भाई, तो ये रीडिंग जो आपने ली है, ये ग्रीन कलर से जो रीडिंग आपने ली है, मान लो अब जाहिर सी बात है सर्वे की लास्ट रीडिंग है, तो इसको फोर साइड रीडिंग बोल देंगे। और ये रीडिंग मान लो आ रही H2। क्या मुझे आप ए पॉइंट का आरएल बता सकते हैं? क्या आप मुझे ए पॉइंट का आरएल बता सकते हैं? सर्वे वर्क खत्म हो चुका है। अब ये H2 रीडिंग सवाल में चाहेगा तो आपको बता देगा कि दिस रीडिंग वी हैव टेकन ऑन द इन्वर्टेड स्टाफ, या फिर ये बोल देगा कि रीडिंग जो है वो -H2 है। माइनस से कंफ्यूज मत हो जाना, कह रहे हैं बैक साइड प्लस H2। अबे आरएल पूछ रहे हैं मेरे भाई, बैक साइड स्टाफ रीडिंग है, बैक साइड स्टाफ रीडिंग है, सोच और समझ के बताइए, नहीं तो पानी पूरी बोतल पी जाऊंगा मैं। बैक साइड जो है वो स्टाफ रीडिंग है, मान लो ये 1 मीटर है। अब 1 मीटर प्लस H2 मान लो 2 मीटर है, तो 3 मीटर आरएल हो गया पॉइंट पी का बलजीत भाई। देख रहे हो सब, पता नहीं कौन सी दुनिया से आए, सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, कह रहे हैं H1 प्लस H2, देख रहे हो? अबे आरएल ऑफ द पॉइंट पी पूछ रहा हूं, रुको पानी पीने दो, मार के ही मानोगे तुम लोग। आरएल ऑफ द पॉइंट पी ए पूछ रहा हूं, आरएल आरएल आरएल। पॉइंट ए का आरएल मतलब पॉइंट ए की मीन सी लेवल से हाइट कितनी बार बताएं? आरएल का मतलब होता है हाइट फ्रॉम द मीन सी लेवल। कह रहे हैं H1 प्लस H2, देख रहे हो अलग ही खेल रहे हैं, कुछ सुनना ही समझना नहीं है। तो आरएल तुम्हें केवल कह रहा है H2 माइनस H1 कर क्या रहा हूं? क्या कर रहे हो तुम लोग? भैया इस पूरे सर्वे वर्क में मैं लिखूंगा यहाँ पे, हद कर रहे हो यार, अब तुम लोग अब दिल ही तोड़ दे रहे हो। आरएल ऑफ पॉइंट ए को मैं लिख सकता हूं आरएल ऑफ बेंचमार्क। बेंचमार्क का अगर आरएल पता है, इसमें ये बैक साइड ऐड कर दें और उसमें ये फोर साइड ऐड कर दें, तो क्या हमें आरएल ऑफ द पॉइंट ए पता चल जाएगा? अब एक एग्जांपल लेके देखो, चलो अब एक एग्जांपल लेके देखो। मान लो ये फ्लोर था, वही वाला सवाल है। अब रीडिंग देता हूं, मान लो ये रीडिंग आ रही है 1 मीटर, और ये आपका पॉइंट ए था, और यहां पर रीडिंग आ रही है 2 मीटर, -2 मीटर दी गई है। बताओ व्हाट विल बी द आरएल ऑफ पॉइंट ए? पॉइंट ए का आरएल क्या होगा? अगर मान लो ये बेंचमार्क दे रखा गया है, इसका आरएल दे रखा गया 100 मीटर, तो व्हाट विल बी द आरएल ऑफ द पॉइंट ए? व्हाट विल, तो भैया आप कुछ लोग होंगे बोलेंगे 100 प्लस 1 -2। क्रांतिकारी लोगों की कमी थोड़ा है भैया, है तो ये वर्टिकल डिस्टेंस ही, प्लस और माइनस तो बस ये बता रहा था कि स्टाफ की पोजीशन क्या थी। गलती से भी -2 मत कर देना, गलती से भी ये -2 मत कर देना। माइनस ये बता रहा है कि ये वाली जो रीडिंग ली है वो आपने कहां पर ली है? ये वाली रीडिंग आपने इन्वर्टेड पोजीशन ऑफ द स्टाफ में ली है, तो प्लस ही रखना, आंसर आ जाएगा 103 मीटर। दो तरीके के सवाल आते हैं।
सर फॉर्मूला याद करना है, कुछ नहीं याद करना, जस्ट ड्रॉ द डायग्राम। सर की एक सलाह है, इन्वर्टेड सवाल का, इन्वर्टेड कंसेप्ट स्टाफ का जब भी कोई सवाल मिले, ड्रॉ द डायग्राम। जो भी डेटा दिया गया है उसके बेसिस पे डायग्राम को ड्रॉ कर लो, सब दिखेगा तुम्हें। कभी पहला टाइप का प्रॉब्लम, आरएल ऑफ द बेंचमार्क गिवन होगा, इसका आरएल पूछ लेंगे। कभी कभी करेगा कि टॉप वाले पॉइंट का आरएल दे देगा, स्टाफ रीडिंग दे देगा, बॉटम वाले पॉइंट का आरएल पूछ लेगा। तो दूसरा सवाल देखो यहीं पे, एग्जाम्पल 2, अगर मैं बोलूं इफ आरएल ऑफ ए जो है वो 105 मीटर है, बैक साइड रीडिंग जो है वो 1 मीटर है, फोर साइड रीडिंग जो है वो मान लो -2 मीटर है, सर्वे वर्क ऐसे ही चल रहा है, तो पूछ रहा आरएल ऑफ द पॉइंट पी क्या होगा। अगर टॉप पॉइंट का आरएल दिया होगा बॉटम का पूछ लेगा, बॉटम का दिया होगा तो टॉप का पूछ लेगा। अरे 105 में से पहले ये घटाओ 1 2, तो आ जाओ 103, 103 में से 1 घटा दो 102, खत्म खत्म खत्म, कंसेप्ट खत्म। 2 नंबर का सवाल आता है, प्रॉब्लम इज ओवर। प्रॉब्लम इज ओवर। दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ द इन्वर्टेड स्टाफ। यह आपके इन्वर्टेड स्टाफ का कंसेप्ट था। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। If anyone having any doubt, any query till now, you can ask your doubt, you can ask your query. यहाँ तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ लो बेटा। सर मैं आर एंड एफ मेथड में विदाउट साइन ले लिया था, वो गलत क्यों हुआ सर जी? विदाउट साइन ले लिया था मतलब, अरे राइज को आप प्लस से रिप्रेजेंट कर दो, फॉल को आप माइनस से रिप्रेजेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर नेक्स्ट पॉइंट के एलिवेशन में फॉल हो रहा है तो मैग्नीट्यूड तो माइनस ही करना पड़ेगा ना। तो दोनों चीजें क्यों अप्लाई कर रहे हो? या तो प्लस माइनस से रीडिंग्स को कंसीडर कर लो, या तो राइज एंड फॉल से कंसीडर कर लो। समझ रहे हो बात को बलजीत भाई? तुम राइज भी बोल लो, प्लस भी बोल लो, फॉल भी बोल लो, माइनस भी बोल लो। समझ लो एग्जाम्पल, मैंने बोला कि मान लो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। पॉइंट P पे जो स्टाफ रीडिंग मिल रही, देखो पॉइंट P पे जो स्टाफ रीडिंग है मान लो वो 1 मीटर है, और पॉइंट Q पे जो स्टाफ रीडिंग है वो 2 मीटर है। अगर इन दोनों पॉइंट को कंपेयर करें तो मैं लिखूंगा कि पॉइंट Q का P के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे 2 - 1, 1 मीटर का फॉल हो रहा है, यही तो बोलोगे पॉइंट Q के लिए। फॉर पॉइंट Q यू विल से कि सर 1 मीटर का फॉल हो रहा है पॉइंट P के कंपैरिजन में। अब अगर मैं बोलूं P का एलिवेशन 100 है तो Q का RL क्या हो जाएगा, तो 100 माइनस फॉल ही करोगे ना, तो 100 -1 कर दो 99 आ जाएगा। अब अगर तुम 100 -1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, तो तुम्हारा आ जाएगी वैल्यू 101, ये गलत हो जाएगा। तो फॉल बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या है, इस RL में से ये फॉल माइनस ही तो करना पड़ेगा, ये होगा ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फॉल दैट यू हैव कैलकुलेटेड। तो ये दिक्कत हो रही होगी।
तो है तो दोनों वर्टिकल डिस्टेंस ही ना, रेफरेंस का खेल है। समझ गए? अब क्लियर हो गया, यस और नो? अब क्लियर हो गया? ये देखो जुबैर बिल्कुल सही से क्लास अटेंड कर रहा है। हाँ, कह रहा सर ने बार बार बताया था मैग्नीट्यूड लेना है, मॉड भी लगाया था। सुनते कहाँ जुबैर भाई, देख रहे हो तुम? सर तो सब बता ही जाते हैं, सुनते नहीं हैं ये, सुनते नहीं हैं ये। क्या करा जाए बताओ भाई? कंसेप्ट ऑफ इन्वर्टेड स्टाफ इज क्लियर टू एवरीवन। खेलोगे? अरे खेलोगे? कुछ भी छोड़ो, खेलोगे? खेल लो यार, अब और क्या बताएं। 2 नंबर का सवाल है, 2 मिनट का टाइम है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर आ गया? किसी का आंसर बी आ रहा है, किसी का आंसर डी आ रहा है, किसी का 138.5 आ रहा है। तो बी भी आंसर आ रहा है लोगों का और डी भी आ रहा, ऐसा कैसे हो गया? एमसीक्यू ये ना, ये तो 1 मार्क में होना चाहिए। अरे भर भर के 2 नंबर में सवाल आए जुबेर भाई, पलट के तो देखो एक बार लेवलिंग वाला चैप्टर। मेरी बात पे बिल्कुल यकीन मत करो, मैं तो बोलता हूं, अपनी आंखों से देखो तब यकीन करो। प्रीवियस ईयर की बुक है? प्रीवियस ईयर की बुक है तुम्हारे पास, हाँ या ना? सभी के पास गेट पीवाईक्यू है, बोलो हाँ या ना? एक बार बस जल्दी से गो थ्रू करो कितने क्वेश्चन इन्वर्टेड स्टाफ के हैं, रूह को आराम मिल जाएगा। करके देखो, देखो देखो, देखो, तब तक हम सवाल पढ़ लेते हैं। तो कुछ लोग का आंसर बी आ रहा है, कुछ लोग का आंसर डी आ रहा है, सवाल सॉल्व करा के ही मानोगे। कह रहा है टू फाइंड द आरएल ऑफ द रूफ स्लैब ऑफ बिल्डिंग। अच्छा, स्टाफ रीडिंग वर टेकन फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेटअप ऑफ द लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। और बड़ी कहानी लिख देते, क्या दिक्कत है, लिखते रहो। द रीडिंग वर 1.050 मीटर विद स्टाफ ऑन द बेंच मार्क 2.230 मीटर with the staff below the roof slab and held inverted.
टेकिंग द RL ऑफ द बेंच, अरे यार, हे ईश्वर, हे ईश्वर कहाँ गया, ये क्या था? अच्छा, रूफ स्लैब दे रखी गई है और ये हमारा फ्लोर दे रखा गया है। फ्लोर में कोई एक पॉइंट है बेंचमार्क और इसका RL भी दे रखा गया है 135.15 मीटर। इंस्ट्रूमेंट रखा है तो बेंचमार्क में जो स्टाफ रीडिंग मिल रही है वो बोली गई है कितनी, 1.050 मीटर। यहाँ पर इन्वर्टेड स्टाफ रखा है तो रीडिंग आ रही है 2.30 मीटर। पूछा गया है इस ए पॉइंट का RL क्या होगा, 135.15 प्लस 1.050 प्लस 2.3, आंसर 130 135.15 प्लस 1.050 प्लस 2 पॉइंट, अरे क्या हो गया, 15 प्लस 1.050 प्लस 2.3, 138.5 मीटर, 138.5 मीटर। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। एक सही हुई थी आंख, तुम्हारे इन्वर्टेड स्टाफ के चक्कर में कुछ गिर गया। खत्म, खत्म। इन्वर्टेड स्टाफ का कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को? इन्वर्टेड स्टाफ का कंसेप्ट सभी को क्लियर हो गया? तो भैया कोई फॉर्मूला और मूला नहीं है, प्लस माइनस के चक्कर में मत पड़ना जिंदगी में। कौन सी अप्रोच बताई गई है? एक कहानी है जो हर बैच में बताता हूं, तुम्हें भी बताने का मन कर गया, बता दूं। एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा हादसा हुआ मेरे साथ जीवन में, लगभग हो गया टाइम। 8-10 साल पहले एक ऐसा हादसा हुआ जो अभी भी मेरी नींदें उड़ा देता है, पता है? सोते सोते नींद खुल जाती है। कैसे होता है, कुछ बैड मेमोरीज होते हैं, बैड एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के ऐसे। रात को 3 बजे एकदम से दिमाग में आया, जग के बैठ गए। एक हादसा ऐसा हुआ मेरे साथ। अबे शादी तो अभी मेरी 2 साल पहले हुई है। हाँ, शादी वादी तो बहुत छोटे मोटे हादसे हैं जीवन के, बहुत बड़े बड़े हादसे होते हैं जीवन में। ये जिंदगी है, बड़ी खतरनाक है। शादी के तो अभी 2 साल पूरे भी नहीं हुए हैं। यार ऐसी बातें क्यों याद दिलाते हो? हाँ, ऐसी बातें क्यों याद दिलाते हो? फिर मैं भी तुम्हारी दुखती नस में हाथ रखूं? तुम शादी की डेट याद दिलाओगे, फिर हम तुम्हें गेट की डेट याद दिलवाएंगे। हम 15 मार्च 15 मार्च याद दिलवाएंगे, बताओ। 15 मार्च की डेट याद रखना। 15 मार्च को क्या होता है पता है तुम्हें ना, लगभग लगभग 15 मार्च को। समझ रहे हो? हम भी याद दिलाएं 15 मार्च? हो गई चीजें अब, ठीक है, लेट इट बी। हाँ, फिर हम पूछेंगे, ध्यान रखना 15 मार्च। अब सही है। हादसा बेटा इस कंसेप्ट से रिलेटेड है, पता है? नहीं, 15 मार्च को नहीं हुई, 15 को ही थी।
15 अक्टूबर को हुई थी, 15 अक्टूबर को हुई थी। 15 मार्च को गेट का रिजल्ट आता है, 15 मार्च के आसपास। यही नहीं पता है अभी। 15 मार्च के आसपास गेट का रिजल्ट आता है। तो भैया कहानी ये है, हादसा ये है, मैं तुम्हें जो बताना चाह रहा हूँ। एक एग्जाम में मैं गया, उस एग्जाम में सवाल आया इन्वर्टेड स्टाफ से। तुम यकीन मानो मेरी इस बात का, ये सवाल मैंने कर दिया गलत। गलत और भी सवाल हुए होंगे, ऐसी बात नहीं, बहुत सारे सवाल थे सही गलत हुए होंगे, लेकिन ये सवाल गलत हुआ था, ये मुझे आज भी याद है। तुम्हें लगता है ये सवाल कोई एग्जाम में गलत कर सकता है? हमसे मिलिए, सब बता दे रहे हैं तुम्हें। बर्थडे मेरा 1 जून को होता है, बस। और कुछ जानना है? 1 जून। किंग्स आर बॉर्न ऑन द फर्स्ट, वो भी जून है। तुम्हें लगता है कि इन्वर्टेड इन्वर्टेड स्टाफ का कंसेप्ट का कोई सवाल भी गलत कर सकता है एग्जाम में? हमने किया है। पता है कैसे गलत हो गया था? हीरो बन रहे थे, जैसे तुम बनते हो। सवाल दिया गया, पढ़ ही नहीं रहे हैं। अरे हम सवाल पढ़ेंगे, देख रहे हैं, अच्छा अरे इसमें कुछ नहीं है, रूफ की बात हो रही है, फ्लोर की बात हो रही है। इस पॉइंट का आरएल दे रखा गया 135.15, और ये दो रीडिंग ली गई होंगी बढ़िया बढ़िया। ये रीडिंग है 1.05। सवाल पढ़ नहीं रहे हैं। ना 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 ना, सवाल कैसे पढ़ सकते हैं? केवल वैल्यू पे फोकस चल रहा है। ये लो, ये लो, ये लो, बहुत तेज बन रहे थे, लो 2.30। पूछा होगा इसका आरएल। सवाल बनाने वाला भी चैंपियन था। सब उल्टा सीधा रीडिंग ले ली। पूछ दिया गया था बॉटम का, पूछा गया था टॉप का, हमने मान लिया टॉप का, निकाल दिया बॉटम का, ऑप्शन भी मैच कर गया। समझ रहे हो, एग्जामिनर सारी बातों का ध्यान रखता है। ऑप्शन भी मैच कर गया, और ऑप्शन अगर कोई मैच कर गया तो फिर तुम आगे जानते ही हो। ऑप्शन अगर मैच कर गया, ऑप्शन अगर कोई मैच कर गया भाई साहब, तो तुम्हें कोई ऐसा प्राणी नहीं जो कह सके कि भैया एक बार रीचेक कर लो। नहीं भाई, रीचेक वीचेक का तो सवाल ही नहीं उठता है। जिस सवाल को अच्छे से सॉल्व कर दिया ना, सही ही आएगा। लो सर, ये अपना एक्सपीरियंस इतना खराब बता क्यों रहे हैं? ताकि तुम ये गलती ना करो, ताकि तुम ये गलती ना करो, ताकि तुम्हारे -0.66 ना हो, तुम्हारे +2 हो, इसलिए तुमसे शेयर कर दिया। इसके अलावा और कोई गलती नहीं होगी इस कंसेप्ट में। इसके अलावा आपसे कोई गलती नहीं होगी। आप जब कभी भी गलती करोगे, ऐसी मिस्टेक्स को बोलते हैं सिली मिस्टेक। ऐसी मिस्टेक को बोलते हैं, ये 2-4 नंबर तो खा जाती है एग्जाम में। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, यूनिट्स का ध्यान नहीं दिया गया, पूछा था आंसर किलोमीटर में, आंसर बताया है मीटर में, और इस तरीके की कुछ मिस्टेक्स ओवर कॉन्फिडेंट में। तो ऐसी मिस्टेक्स को अगर आप अवॉइड करेंगे तो 2 से 4 नंबर आप अपने बचा पाएंगे। समझ रहे हो, इसलिए बता दिया है, हर बैच में बता देता हूँ, तुमसे भी, तुमसे क्या छुपाना। ठीक है, तो अवॉइड दिस टाइप ऑफ द सिली मिस्टेक। तो देखो इन्होंने, अब तुम्हारा भी यही आ रहा होगा, देखो किसी का आंसर बी आ रहा था, किसी का डी आ रहा था, देख रहे हो? किसी का आंसर बी आ रहा था, किसी का डी आ रहा था, अब समझ में आ गया? सब देता है वो। तुम ही सोचो यार, साल भर में तुम्हें केवल 65 क्वेश्चन बनाने हैं।
समझ रहे हो, एक पूरी टीम है तुम्हारे साथ, वो भी तुम अकेले नहीं हो। अरे चलो 2 सेट बना लेते होंगे, 3 सेट बना लेते होंगे, इससे ज्यादा थोड़ा बनाते होंगे। 65 क्वेश्चन अगर देने हैं तो मान लो 200 क्वेश्चन बना लेते होंगे। 5-10 लोगों की एक टीम है तुम्हारे पास, एक से एक ज्ञानी, एक से एक एक्सपीरियंस, एक से एक चैंपियन लोग हैं उसमें। और कहा गया कि भैया 200 क्वेश्चन बनाने सिविल इंजीनियरिंग के पूरे साल में। यही करोगे फिर तुम, तब तुम क्वेश्चन तो बढ़िया बढ़िया बनाओगे ही, साथ साथ ऑप्शन में भी खेलोगे। यहीं से गेट टफ हो जाता है, यहीं से गेट टफ हो जाता है। सब मैच करवा देंगे कहीं ना कहीं, जो गलती करोगे वो मैच करेगा। तो ध्यान रखना है। तो केवल कंसेप्ट से काम नहीं चलने वाला है, आपको साथ साथ थोड़ा सा चीजों को भी समझना, जो बीच बीच में मैं आपको बताता रहता हूँ, उन चीजों पे भी ध्यान देना है। अवॉइड दिस टाइप ऑफ द सिली मिस्टेक्स इन योर एग्जाम। क्लियर है? सर अगर गेट इतना डिफिकल्ट है, फिर इस एग्जाम की रैंक इतनी कम क्यों? कौन सी रैंक? तो भैया टाइम लगा लो ना, +2 मिलेंगे ना, नहीं टाइम लगाओगे तो -0.66 मिलेंगे। क्या चाहिए? 30 सेकंड ज्यादा लग जाएंगे तो +2 मिलेंगे, और 30 सेकंड बचा लिए तो 2 मिनट भी गए, मेहनत भी गई, एफर्ट भी गया, और -0.66 भी हो गए। समझ रहे हो? अब चॉइस इज योर, बचा लो 30 सेकंड। चले आगे। चलिए एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं, फिर अगला एक कंसेप्ट जो है रेसिप्रोकल, उसके लिए पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता दूंगा जियोडेटिक लेवलिंग का, फिर बात करेंगे। चलो आओ। आओ। एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं, आओ अगला कंसेप्ट देखें, सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब। अब इसको भी समझो। सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब का एज सच कोई सवाल, आप ये एक सवाल है, प्रैक्टिस कर लेना। ये एक सवाल है तुम्हारे लिए, होम असाइनमेंट कर लेना। दिस इज द होम असाइनमेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द इन्वर्टेड स्टाफ। तो डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, जो आंसर आए अपना निकाल लेना, ठीक है? दिस इज द क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब, या फिर बोल दो लेवल ट्यूब। सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब और द लेवल ट्यूब। जरा इस कंसेप्ट के बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। इस कंसेप्ट के बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं, और इसके बाद हम लोग अपने प्लेन लेवलिंग वाले बात को खत्म कर लेंगे। हम ये कह सकते हैं कि प्लेन लेवलिंग का हमारा ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग जियोडेटिक लेवलिंग की थोड़ी सी बातचीत करेंगे, अर्थ के कर्वेचर के इफेक्ट को भी कंसीडर करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास से करेंगे। तो ये इस क्लास का लास्ट कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के बारे में बात करें तो एज सच गेट में अभी तक कोई सवाल नहीं पूछा गया है। गेट में अभी तक यहां से कोई सवाल नहीं आया है, लेकिन जो आपके ईएससी या जो आपके एई और जेई के एग्जाम होते हैं, वहां पर इससे सवाल पूछे गए। कैसे सवाल पूछे जाते हैं? थ्योरेटिकल सवाल भी पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल सवाल भी पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल सवाल भी यहां से बन सकता है, न्यूमेरिकल भी बन सकता है, और कंसेप्ट बड़ा प्यारा है, पढ़ लिया जाए। तो जैसे हम लोगों ने लेवल इंस्ट्रूमेंट देखा था, तो जनरली जैसे डंपी लेवल एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जो पुराना सिंपल सा, जो पुराना, जैसा भी आपने जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया था वो ऑटो लेवल था। इसके पहले जनरली जो यूज होता था वो डंपी लेवल होता है। इमेज डालोगे मिल जाएगी, ठीक है? कंस्ट्रक्शन वाइज, फीचर्स वाइज थोड़ा सा पुराना हो गया, आउटडेटेड कह सकते हो आप, ज्यादा यूज नहीं होता, अब आपके पास ज्यादा फील्ड में यूज करने के लिए ऑटो लेवल है। तो डंपी लेवल में एक बबल ट्यूब लगी होती है, आपने देखा होगा, किसी थियोडोलाइट में भी वो ट्यूब लगी होती है, लेवल इंस्ट्रूमेंट में भी होती है, टोटल स्टेशन में भी होती है। एक ट्यूब होती है समथिंग लाइक दिस। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व अ बबल ट्यूब समथिंग लाइक दिस। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व अ बबल ट्यूब समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरीके की हमारी एक बबल ट्यूब लगी होती है।
और इसी बबल ट्यूब, और देयर विल बी अ बबल लाइक दिस, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मार्किंग्स होती हैं, और यहाँ पर इसमें कोई लिक्विड भरा होता है, स्पिरिट लेवल या क्लोरोफॉर्म, और यहाँ पर एक ऐसे बबल होता है, दिस इज द एयर बबल। देखा है आपने लेवल ट्यूब, देखा है? तो नहीं देखा तो एक बार दिखाता हूं मैं, कुछ इस इतना नहीं होगा कंसेप्ट बताने के लिए। ये एक ट्यूब है, कुछ ज्यादा ही पानी पी गया मैं लग रहा है। देखो, तो भैया ये एक ट्यूब है, इसमें लिक्विड भरा हुआ बबल दिख रहा है, बोलो बबल इज विजिबल और नॉट? बबल इज विजिबल और नॉट? अगर इस ट्यूब को हम डिस्टर्ब करेंगे तो ये बबल मूव करेगा कि नहीं करेगा? अगर हम इस ट्यूब को डिस्टर्ब करेंगे, रोटेशन प्रोवाइड करेंगे, रोटेट करेंगे, तो इस बबल में मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हम कैसे पता करते थे कि हमारी लाइन ऑफ साइट परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है या नहीं? तो जो हमारा टेलीस्कोप होता था ना, टेलीस्कोप के बगल में भी एक ऐसे इस तरीके से लेवल ट्यूब होती है, और जब इस लेवल ट्यूब का बबल परफेक्ट सेंटर में होगा तो हम ये मान लेते थे कि हमारा जो टेलीस्कोप है अब वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है। तब आप बोलते थे कि लाइन ऑफ साइट अब बन चुकी है लाइन ऑफ कोलिमिनेशन, और ये इंश्योर करने के लिए आप किस बबल को लाते थे सेंटर में। अब इस लेवल ट्यूब की सेंसिटिविटी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, अब इस लेवल ट्यूब की सेंसिटिविटी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, कर लें? चलो सर्वेइंग को भूलो थोड़ी देर के लिए, एक टर्म जो बार बार यहां पर आ रहा, सेंसिटिव या सेंसिटिविटी, इसका क्या मतलब है? जनरल टर्म है, सेंसिटिव या सेंसिटिविटी, इसका क्या मतलब है? अरे भैया तुम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो यार, तुम कम सेंसिटिव हो, ये सब इस तरीके की चीजें तो हम लोग जीवन में यूज करते हैं ना, बोलो। अगर सेंस, ये वर्ड सबने यूज किया होगा, अब आपको आज पहली बार इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे अंदर होते हैं जज्बात, एंगर, डेंजर, फियर, लव, अफेक्शन, ये सब दुनिया भर की चीजें होती हैं, यस और नो? अब जैसे मुझसे कोई चलते फिरते कोई नॉर्मली अगर थोड़ा सा भी मान लो बदतमीजी से बात कर दे, तो हम बैठ के रोने लगते हैं, समझ रहे हो? मान लो किसी ने हल्की फुल्की लाइफ में थोड़ी सी भी कैजुअल बातचीत करी, तो हम रो देते हैं, हमारे आंसू निकल आते हैं, संवेदनाएं ज्यादा हैं। तुम थोड़ा सा स्ट्रांग हो यार, तुम्हारी अगर किसी से बात हो जाए तो मुस्कुरा ला देते हो, समझ रहे हो? एक ही एक्शन में हमारा रिएक्शन अलग अलग होगा, मानते हो कि नहीं? एक ही एक्शन में हमारा रिएक्शन अलग अलग होगा, सेम सिचुएशन पे मैं अलग तरीके से रिएक्ट करूंगा, सेम सिचुएशन में आप अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। अब जैसे मान लो स्पैमिंग चल रही है, कभी कभी होता है ना क्लास में स्पैमिंग चलती है, मान लो दो बच्चे स्पैमिंग कर रहे हैं, मान लो दो लोग, बच्चे की स्पैमिंग क्यों करेंगे, बच्चे तो स्पैमिंग करते नहीं है, दो लोग हैं जो जिनको नहीं पढ़ना या नहीं चाहते हैं कि आप पढ़ो कुछ भी है, स्पैमिंग कर रहे हैं, बच्चा क्यों स्पैमिंग करेगा, वो तो पढ़ाई करने आया है। अब दो लोग स्पैमिंग कर रहे हैं, हमें दिखा बहुत देर तक, हमने क्या करा, दोनों को डांटा कि भाई अगर आप स्पैमिंग करोगे तो ब्लॉक करवा देंगे। समझाने के लिए रियलिस्टिक एग्जांपल देखो, समझो। अब उन दोनों को मैंने एक एक्शन दिया, या जो एक्शन वो कर रहे थे उसका रिएक्शन दिया कि भाई अगर अभी कंटिन्यू करा आपने तो आप ब्लॉक हो जाएंगे, फिर परेशान होंगे, फिर मुझसे मत बोलना। ऐसा सुन के एक बच्चे ने क्या करा, अपनी एक्टिविटी को, एक लोग जो थे उन्होंने अपनी एक्टिविटी को बंद कर दिया, कमेंट करना बंद कर दिया। दूसरा वाला बंदा अभी भी चालू है। इन दोनों लोगों में कौन ज्यादा सेंसिटिव है आपके हिसाब से? इन दोनों लोगों में कौन ज्यादा सेंसिटिव है आपके हिसाब से? जिसने जल्दी रिस्पॉन्स दिया,
यस और नो? इन जनरल तो हम यही बोलेंगे ना कि भाई एक मैंने एक गाइडलाइन दोनों के लिए जारी की, एक गाइडलाइन दोनों के लिए जारी की, बट फर्स्ट पर्सन वाज सेंसिटिव, उसने उस पर रिएक्ट कर दिया, दूसरे वाले को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। दूसरा वाला कह रहा है इतने से नहीं कुछ होगा, और बताइए, दूसरा वाला कह रहा है इतने से हम नहीं डरने वाले हैं। क्या आपने एक बार बोला, थोड़ा और दोबारा, थोड़ा और हाई इंटेंसिटी के साथ मैंने बोला, अब भी नहीं डरा वो। अजब है। फोन उठाया, लाओ जरा टेक्निकल टीम को मिलाते हैं अभी। जैसे ही फोन उठाया, अब उसको लगा कि अब बात जो है ना, अब हाथ से बात निकल रही है। चुप, सर सर सर, डन 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 डन, अब नहीं होगा। समझ रहे हो? अब उसको लगा कि अब हाँ ब्लॉक हो ही जाएंगे शायद, अब रुक जाओ भाई। ये तो इंसानों के लिए हम लोगों ने सेंसिटिविटी की बात की, ऐसे ही सर्वेइंग से रिलेटेड नहीं था, केवल सेंसिटिविटी की बातचीत चल रही थी। सेंसिटिविटी की बातचीत चल रही थी, सेंसिटिविटी की बातचीत चल रही थी, तो बस ऐसे रिकॉल करने के लिए थोड़ी सी बातचीत कर ली। लेट्स कम बैक टू द डिस्कशन। हमारा जो डिस्कशन चल रहा था वो बात कर रहे थे हम लोग इस लेवल ट्यूब की सेंसिटिविटी से रिलेटेड। एक बहुत प्यारी सी बात है, जरा समझो। क्या मैं बोल सकता हूं इस लेवल ट्यूब की सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी एज ए प्रॉपर्टी, सेंसिटिविटी एज ए प्रॉपर्टी, और सेंसिटिविटी एज द, सेंसिटिविटी एज द मैग्नीट्यूड, इनमें ये इनवर्सली रिलेशनशिप होता है? सेंसिटिविटी एज ए प्रॉपर्टी और सेंसिटिविटी, देखो पहले वाले स्टूडेंट के लिए मुझे बहुत कम एफर्ट करने पड़े कि भाई मत करो यार, डिस्टर्ब हो रही क्लास। पहले वाले बंदे के लिए मुझे बहुत कम एफर्ट करने पड़े। यस और नो? डिस्टरबेंस हो रहा, मत करो, मान गया वो। मैग्नीट्यूड क्या था, मेरे एफर्ट का मैग्नीट्यूड क्या था, बहुत कम था। अभी समझेंगे हम लोग, सेंसिटिविटी को टेक्निकली भी समझेंगे, केवल रिलेट करने के लिए बता रहा हूं। बहुत कम एफर्ट में आउटपुट मिल गया। सेम दूसरे पर्सन को स्टॉप करने के लिए मुझे ज्यादा एफर्ट करने पड़े। रिजल्ट दोनों का सेम है, दोनों ने फाइनली स्टॉप कर दिया है, दोनों ने फाइनली स्पैमिंग को स्टॉप कर दिया है। पहले वाले पर्सन के साथ मुझे बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ा, दूसरे वाले पर्सन के साथ मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा। जिसके साथ कम एफर्ट लगाना पड़ा वो ज्यादा सेंसिटिव था, जिसके साथ ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा वो कम सेंसिटिव था। यही तो बोल रहे थे तुम अभी, अरे यही तो बोल रहे थे। अब हम उसको रिलेट कर रहे थे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तुम्ही ने तो बोला था पर्सन वन इज मोर सेंसिटिव एज कंपेयर टू द पर्सन टू। तुम्ही ने तो बोला था पर्सन वन इज मोर सेंसिटिव एज कंपेयर टू द पर्सन टू। किसी ना किसी तो बेसिस पे बोला होगा, यही बेसिस था, इसी बेसिस पे आपने बोला था। ऐसे ही अगर मैं दो बबल ट्यूब ले लूं, पानी की बोतल एक ही भाई मेरे पास, विजुलाइज करो मेरे इस दूसरे हाथ में भी पानी की बोतल है। अब मैं अगर इन दोनों बबल ट्यूब को लेवल ट्यूब की सेंसिटिविटी को कंपेयर करना चाह रहा हूं, तो एक तो सेंसिटिविटी की प्रॉपर्टी है, दूसरा टर्म होगा सेंसिटिविटी का मैग्नीट्यूड। पहले एक काम करते हैं, ये सब बाद में समझेंगे, पहले ये जो बार बार टर्म आ रहा है हमें परेशान कर रहा है, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाउ वी कैन डिफाइन द सेंसिटिविटी ऑफ द लेवल ट्यूब और द बबल ट्यूब। इट इज द, सुनो हिंदी में सुनोगे अंग्रेजी में सुनोगे, जल्दी बताओ, हिंदी में कि अंग्रेजी में? हाउ वी कैन डिफाइन द सेंसिटिविटी ऑफ द लेवल ट्यूब और द बबल ट्यूब। किसी भी लेवल ट्यूब की और बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? किसी भी, सुन लो सुन लो सुन लो, हो गया, हिंदी में सुना दे रहे हैं। किसी भी लेवल ट्यूब के बबल को एक डिवीजन मूव कराने के लिए जितना रोटेशन देना पड़ता है उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। अगेन आई एम रिपीटिंग, एक बार हिंदी में फिर एक बार अंग्रेजी में। किसी भी लेवल ट्यूब के बबल को एक डिवीजन मूव कराने के लिए जितना एंगल इसको रोटेट करना पड़ता है,
इसी को इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। इसी रोटेशन को, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी। How we can define the term sensitivity? It is the rotation required for the movement of bubble, for the one division movement of the bubble in the level tube. लेवल ट्यूब के बबल को एक डिवीजन मूव कराने के लिए जितना रोटेशन देना पड़ रहा है उसी को बोलते हैं सेंसिटिविटी। सर थोड़ा लिख के बताइए। अरे यार, सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट, अरे चलो भैया तुम क्यों नाराज हो रहे हो। सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, थीटा बाई एन, खेला खत्म। इन दिस वे वी कैन डिफाइन द सेंसिटिविटी। अगर हम अपने बबल को नहीं, लेवल ट्यूब के बबल को एक डिवीजन मूव कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए कितना रोटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो रोटेशन अगर एन की वैल्यू 1 ले लें तो क्या थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। अगर हम एन की वैल्यू 1 ले लें तो क्या थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। यहां से ये जो अल्फा निकाल लो ना बेटा, ये सेंसिटिविटी का मैग्नीट्यूड है। ये सेंसिटिविटी का मैग्नीट्यूड है। जरा फील करके देखो, इस लेवल ट्यूब के एक बबल को एक डिवीजन मूव कराने के लिए मुझे 1 डिग्री का रोटेशन देना पड़ा। दूसरे बबल ट्यूब के बबल को एक डिवीजन मूव कराने के लिए मुझे 5 डिग्री का रोटेशन देना पड़ा। पहली बबल ट्यूब में बबल को एक डिवीजन मूव कराने के लिए मुझे 1 डिग्री रोटेट करना पड़ा। दूसरे बबल ट्यूब में, लेवल ट्यूब में बबल को एक डिवीजन मूव कराने के लिए मुझे 5 डिग्री रोटेट करना पड़ा। पहली लेवल ट्यूब का, पहली बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी कितनी हो जाएगी? 1 डिग्री। इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है। दूसरे बबल ट्यूब की, दूसरे लेवल ट्यूब की सेंसिटिविटी कितनी हो जाएगी? 5 डिग्री। मैग्नीट्यूड जिसका ज्यादा है, फीलिंग वाइज तुम्हें फील होगा वो कम सेंसिटिव है। सेम रोटेशन के लिए ज्यादा, सेम मूवमेंट के लिए ज्यादा रोटेट करना पड़ रहा है। पहला पर्सन, दूसरा पर्सन, डिस्टर्ब मत करो क्लास को, ब्लॉक हो जाओगे। उसने कहा नहीं कर रहा है। दूसरा वाला कह रहा नहीं हम ऐसे नहीं डरेंगे, और एफर्ट बढ़ाओ, और एफर्ट बढ़ाओ, और एफर्ट बढ़ाओ, और एफर्ट बढ़ाओ। थोड़ा और एफर्ट को इंक्रीज किया, थोड़ा और एफर्ट को इंक्रीज किया, तब जाके उसने स्टॉप किया। विच वन इज लेस सेंसिटिव? सेकेंड वन वॉज द लेस सेंसिटिव। जिसको ज्यादा रोटेशन देना पड़ रहा है प्रॉपर्टी वाइज वो कम सेंसिटिव है। जिसको कम रोटेशन दिया और वो मूव कर गया, जल्दी रिएक्ट कर रहा है, क्विक रिस्पॉन्स कर रहा है, वो ज्यादा सेंसिटिव है। अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ अगर ना समझ में आया हो तो। अभी मैंने केवल ये डिफाइन किया है कि सेंसिटिविटी होती क्या है लेवल ट्यूब की और बबल ट्यूब की। अभी मैंने केवल ये डिफाइन किया है कि सेंसिटिविटी होती क्या है लेवल ट्यूब की और बबल ट्यूब की। सेंसिटिविटी होती क्या है लेवल ट्यूब की या बबल ट्यूब की, ये टर्म समझ में आ गया। सेंसिटिविटी एज द मैग्नीट्यूड, सेंसिटिविटी एज द प्रॉपर्टी, ये डिस्कशन सभी को क्लियर है? जल्दी बोलो बेटा हाँ या ना, जल्दी बोलो, यहां तक का डिस्कशन सभी को क्लियर है? एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स बेटा, द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो। यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लो एक बार। क्लियर है? अब आते हैं, देखते हैं सर हम इस सेंसिटिविटी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी बबल ट्यूब के लिए। जैसे मैं बोलूँ कि लेवल ट्यूब थी आपकी, इस लेवल ट्यूब में जो बबल है वो सेंटर पे है।
इस लेवल ट्यूब में ये जो बबल है वो सेंटर पे है, फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल सेंटर में है। तो अगर आप टेलीस्कोप से देख रहे होंगे और मान लो यहां कहीं तुमने रखा है स्टाफ, यहां कहीं मान लो तुमने रखा है स्टाफ, तो तुम्हें स्टाफ पे एक रीडिंग मिल जाएगी इसके करस्पॉन्डिंग। जल्दी बोलो हाँ या ना। तुम्हें स्टाफ पे एक रीडिंग मिल जाएगी इसके करस्पॉन्डिंग। मान लो ये जो हमारे टेलीस्कोप की पोजीशन है, इसको मैंने बोल दिया 1-1 पोजीशन। कोई दिक्कत? बबल इज एट परफेक्ट सेंटर। अब बबल को आप एक डिवीजन मूव कराना चाह रहे हैं, बबल को अगर आप एक डिवीजन मूव कराना चाह रहे हैं तो आपको इस लेवल ट्यूब को क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। और मान लो रोटेट करने के बाद हालात जो हैं वो कुछ ऐसे हैं, तो ये पोजीशन जो मैंने ले ली वो 2-2 ले ली, थीटा डिग्री का रोटेशन दे दिया। थीटा डिग्री इस बबल ट्यूब को हम लोगों ने रोटेट कर दिया, तो टेलीस्कोप भी रोटेट कर गया। तो ऐसी पोजीशन पे क्या हमें स्टाफ पे एक रीडिंग और मिल जाएगी? ऐसी पोजीशन पे हमें क्या स्टाफ की एक रीडिंग और मिल जाएगी, जिसको मैंने S2 रिप्रेजेंट कर दिया। तो फ्रॉम 1-1 वी आर गेटिंग द S1 स्टाफ रीडिंग, एंड फ्रॉम 2-2 पोजीशन ऑफ द टेलीस्कोप वी आर गेटिंग अनदर स्टाफ रीडिंग, दैट इज द S2। इन स्टाफ रीडिंग की हेल्प से क्या हम स्टाफ इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं? इन स्टाफ रीडिंग की हेल्प से क्या हम स्टाफ इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं? और ये स्टाफ इंटरसेप्ट कुछ और नहीं होगा, S2 माइनस S1 होगा। ये स्टाफ इंटरसेप्ट कुछ और नहीं होगा, S2 माइनस S1 होगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। अब देखो, ये तो आपने टेलीस्कोप को रोटेट किया है। जब आपने बबल ट्यूब में इस बबल को रोटेट किया होगा, अब जरा बबल के भी तो हालात देखो। तो ये तुम्हारी क्या थी, ये बबल था और ये इसके डिवीजन थे। जब बेटा आपने इसको थीटा डिग्री रोटेट किया है, जब आपने इसको थीटा डिग्री रोटेट किया है समथिंग लाइक दिस, यही तो हम लोगों ने किया था 1-1 और 2-2 में थीटा। बोलो, तो तुम्हें नहीं लगता है कि अब हम इस बबल ट्यूब लेवल ट्यूब के टर्म्स में अगर बात करें, तो जब हम इसको रोटेट कर रहे होंगे, जब हम इसको इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, तो ये हालात कुछ ऐसे हो जाएंगे। तो मान लो ये हमारे बबल ट्यूब का लेवल ट्यूब का सेंटर हो गया और ये डिवीजन थे। मान लो n डिवीजन मूव कर रहा है हमारा बबल, और दो डिवीजन के बीच की डिस्टेंस जो है वो स्मॉल l है। तो टोटल बबल इस थीटा की वजह से कितना मूव कर गया, nl हो जाएगा क्या? l जो है वो एक डिवीजन की वैल्यू है, और नंबर ऑफ डिवीजन जितने भी मूव करेगा, इतना बबल हमारा मूव कर रहा है, यस और नो, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थीटा, अपने इस थीटा को रोटेट करने की वजह से। बोलो हाँ या ना। तो एक्चुअल में ये 2-2 वाली पोजीशन आप दिखा रहे हो, ये पहले ये 1-1 वाली पोजीशन है जब आपका बबल सेंटर में था, जब आपने रोटेट कर दिया तो ये 2-2 वाली पोजीशन हो गई। ऐसे समझ लो। पूरा गेम समझ में आया कि नहीं? पूरा गेम समझ में आया कि नहीं? मान लो इन दोनों के अरे यार ये क्या हो गया, मान लो इन दोनों के बीच में जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है वो d है। मान लो टेलीस्कोप और स्टाफ के बीच में जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है वो d है। अगर अगर ये बबल ट्यूब है तो इसकी कोई ना कोई तो रेडियस भी तो होगी। अगर ये बबल ट्यूब है, लेवल ट्यूब है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो इसकी रेडियस भी तो होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी तो होगा, यस और नो। अब इन दोनों की हेल्प से अगर मैं बात को समझूं, चलो इस डायग्राम को रिफर करते हैं। अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल है, इतना ज्यादा रोटेशन तो देंगे नहीं, वो तो आप समझ पाओ, विजुअलाइज कर पाओ, इसलिए इतना बड़ा डायग्राम बना दिया है। इतना ज्यादा रोटेशन तो देंगे नहीं। अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल है, तो क्या मैं लिख सकता हूं थीटा जो होगा वो कुछ और नहीं S/d के बराबर होगा। कहीं कोई दिक्कत आए तो बता देना, हमें कोई जल्दी नहीं है। कहीं कोई दिक्कत आए तो बता देना, हमें कोई जल्दी नहीं है। अरे कहीं भी शिफ्ट हो, होने दो ना, क्या दिक्कत है सुरेंद्र भाई।
देखो ना, ये ऐसे था, ऐसे कर दिया, शिफ्ट हो गया बबल। ये लो, ऐसे था, ऐसे कर दिया, शिफ्ट हो गया। समझना जरा, अगर इस डायग्राम को मैं रिफर करता हूं तो क्या मैं थीटा को यहां से आर्क लेंथ एनएल बाई रेडियस एनएल बाई आर लिख सकता हूं? देखो, एनएल बाई कर्व लेंथ आर्क लेंथ बाई दिस रेडियस। जल्दी बोलो हाँ या ना। कहीं पे भी ऐसा लगे कि नहीं लिख सकते हैं तो बता देना। कहीं पे भी ऐसा लगे कि हम नहीं लिख सकते हैं ऐसा, तो बता देना। जल्दी बोलो हाँ या ना। हमने कैसे डिफाइन किया था सेंसिटिविटी के मैग्नीट्यूड को? तो ये होता था थीटा बाई एन। अगर हम अपनी प्यारी सी इक्वेशन 1 और 2 को यूज करें तो हम लिख सकते हैं अल्फा विल बी इक्वल टू, एक थीटा की वैल्यू आ रही एस बाई डी एन हो जाएगा, और एक थीटा की अल्फा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं दूसरे वाली इक्वेशन से, तो ये हो जाएगा एन एल बाई आर, और इंटू एन थाई, एन से एन निपट गया, तो ये एल बाई आर आ जाएगा। बचपन में हमने पढ़ा था, तुमने भी पढ़ा होगा कि पाई रेडियन बराबर जो होता है वो 180 डिग्री होता है। जल्दी बोलो हाँ या ना। एन इज द नंबर ऑफ डिवीजन, कितने डिवीजन मूव कर रहा है। सर एस इज द S1 प्लस S2 होगा ना फॉर्मूले में? अरे नहीं भैया, कैसी बातें कर रहे हो वरुण। ये वाली रीडिंग ज्यादा होगी ना, S2। स्टाफ इंटरसेप्ट निकाला, ये रीडिंग मिल रही थी 3 मीटर, ये रीडिंग मिल रही थी 1 मीटर, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 3 - 1, दैट विल बी इक्वल टू 2। कौन था ये? वरुण, क्लियर हुआ? S1 मिल रहा है, मान लो S1 मिल रहा है आपको 1 मीटर, S2 मिल रहा है आपको 3 मीटर, तो S1 और S2 के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? तो भैया हमने पढ़ा था पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसको करते हैं मिनट सेकेंड, तो 180 इंटू 60 सेकेंड हो गया टोटल। तो एक रेडियन बराबर कितना आ जाएगा? तो आई थिंक ये आ जाएगा 180 इंटू 60 डिवाइड बाई पाई सेकेंड। जल्दी बोलो हाँ या ना। चेक करके देखना, ये वैल्यू आएगी 206 265 सेकेंड। This value you will get approximately as 206 206 265 second in second, in second। yes or no? तो कुछ बचा ही नहीं है। यहां से मैं लिख सकता हूं अल्फा विल बी इक्वल टू एस बाई डी एन इंटू 206 265 सेकेंड। जल्दी बोलो हाँ या ना। और एक और फॉर्मूला है, अल्फा इज इक्वल टू एल बाई आर, एल बाई आर 206 265 सेकेंड। क्या हमें सेंसिटिविटी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दो फॉर्मूले मिल गए इन सेकेंड? इस तरीके से हम सेंसिटिविटी को सेकेंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। यस और नो? In this way can we define the sensitivity of the magnitude of the sensitivity of the bubble tube or the level tube? Where? लो, अब ये टर्म जो बहुत दिख रहे हैं इनके बारे में बात करते हैं। अल्फा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ, अल्फा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ, सेंसिटिविटी ऑफ लेवल और बबल ट्यूब। ये टर्म क्लियर हो गया। S is the staff intercept, S is the staff intercept, S2 minus S1, D is the horizontal distance, D is the horizontal distance between level and staff, लेवल और स्टाफ के बीच की डिस्टेंस है। N इज द नंबर ऑफ डिवीजन, बबल आपका थीटा की वजह से कितने डिवीजन मूव कर रहा है। L इज द लेंथ ऑफ वन डिवीजन, L इज द लेंथ ऑफ वन डिवीजन इन द बबल ट्यूब, R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बबल ट्यूब, R is the radius of curvature of bubble tube or the level tube।
बताओ भाई, कोई टर्म अगर ना समझ में आया हो तो बता दो, कोई टर्म या कोई नोटेशन अगर ना समझ में आया हो तो बता दो। सब बहुत इत्मीनान से बढ़िया से लिख दिया है। सर सवाल कैसे आते हैं? अरे एस दे देगा, डी दे देगा, एन दे देगा, अल्फा पूछ लेगा। कभी आपको एल दे देगा, आर दे देगा, अल्फा पूछ लेगा। कुछ भी दे देगा, एक टर्म अननोन होगा, पूछ लेगा, नहीं बता पाओगे। कभी लेंथ दे दिया, सेंसिटिविटी दे दी, पूछ लेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है। कभी रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, अल्फा गिवन है, पूछ लेगा लेंथ ऑफ द वन बबल कितना है। जैसे मन होगा वैसे खिलवा लेगा, खेल लोगे? जैसे मन होगा वैसे खिलवा लेगा, खेल लोगे? और थ्योरेटिकल सवाल कैसे आता है? तो सेंसिटिविटी एज अ प्रॉपर्टी, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अभी जो भी पूरी एनालिसिस आपने करी है, दिस एनालिसिस वी हैव परफॉर्म टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंसिटिविटी। मैग्नीट्यूड जिसका ज्यादा है वो कम सेंसिटिव होगा, मैग्नीट्यूड जिसका कम है वो ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो नाउ आई थिंक यू आर कैपेबल इनफ, आफ्टर अटेंडिंग दिस डिस्कशन अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ द लेवल ट्यूब और द बबल ट्यूब, अब थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल जैसा सवाल मिल जाए कर लोगे, हाँ या ना? समझ गए सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब क्या होता है? समझ गए सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब और द लेवल ट्यूब क्या होता है? जल्दी बोलो हाँ, जल्दी बोलो अगर यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं। एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे इफ द एंटायर डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। टॉपिक खत्म। तो समराइज करते हैं बेटा, हम लोगों को पढ़ना था प्लेन लेवलिंग, हम लोगों को पढ़ना था प्लेन लेवलिंग। पूरे लेवलिंग को हम लोगों ने दो तरीके से डिवाइड किया था। अभी तक हम लोगों ने जितना भी डिस्कशन किया है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो अभी तक हम लोगों ने अपने मेजरमेंट में लेवलिंग वर्क में कहीं पे भी अर्थ के कर्वेचर के इफेक्ट की बात नहीं की है। इतना डिस्कशन हो गया लेवलिंग में। आई थिंक दिस इज द थर्ड लेक्चर, दिस इज द थर्ड लेक्चर, बट एज ऑफ नाउ वी हैव नॉट डिस्कस्ड अबाउट द कर्वेचर। हमने जो स्टाफ रीडिंग ली उनमें कहीं पे भी कर्वेचर की बात नहीं करी गई। लेकिन अब जो अगला डिस्कशन होगा दैट विल बी रिलेटेड टू द जियोडेटिक लेवलिंग, और यहां पर आप अर्थ के कर्वेचर के इफेक्ट को भी, अर्थ के कर्वेचर के इफेक्ट को भी कंसीडर करेंगे अपने मेजरमेंट में। और ये देखेंगे कि कर्वेचर की वजह से क्या गलतियां हो रही हैं, कितनी एरर हो रही है हमारे मेजरमेंट में, कर्वेचर की वजह से कितनी एरर हो रही है। और अगर एरर हो रही होगी किसी सर्वे वर्क में तो आपको पता है वी नीड टू अप्लाई द सुटेबल करेक्शन फॉर दैट। अगर किसी भी मेजरमेंट में कोई भी गलती है तो हमें उसके लिए करेक्शंस भी अप्लाई करने पड़ेंगे। डू यू एग्री ऑन दिस पॉइंट, यस और नो? जल्दी बोलो हाँ या ना। सी यू एट द नेक्स्ट क्लास। वी आर गोइंग टू कनेक्ट एट 8:30 PM एज यूजुअल टाइम। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक दैट विल बी द जियोडेटिक लेवलिंग। नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कशन स्टार्ट होगा दैट विल बी द जियोडेटिक लेवलिंग। कुछ नए बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हुए होंगे जिनको अभी नहीं पता है टेलीग्राम ग्रुप सर का क्या है, तो ये टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, ज्वाइन कर लेना, कनेक्ट हो जाना। जो डाउट हैं जो क्वेरी हैं उनको वहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और आपको सारे रेगुलर अपडेट्स भी यहाँ पर मेरे से रिलेटेड मिलते रहते हैं। इतना सन्नाटा क्यों है मेरे भाई? हाँ, कहाँ खो गए? वापस आओ और कंफर्म करो डिस्कशन क्लियर है इस क्लास का कि नहीं। एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स द डिस्कशन फ्रॉम दिस क्लास इज क्लियर टू एवरीवन, yes or no? In this way we have completed the discussion for the plane leveling, and from the next class we are going to start the very important discussion that will be the geodetic leveling. तो इंतजार करते रहते हो क्या कि सर जब पूछेंगे तभी बताएंगे? इंतजार करते रहते हो क्या? क्यों भाई? अरे खुद से भी बता दिया करो यार। हैं? नहीं क्लियर तो है तो हमें पता है, बट एक बार बता देते हो तो थोड़ा अच्छा लग जाता है, तसल्ली मिल जाती है।
तसल्ली मिल जाती है। ठीक है, everyone do join the class on the time. This was all about for this class. Thank you everyone. Keep learning. Thank you.